नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। मैं संजय शाह और फिल्में फैंटास्टिक सीरीज में अब हम बात करेंगे मनोज कुमार की और एक यादगार फिल्म क्रांति की। ये भी हमारी उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। फरवरी 1981 में रिलीज हुई थी क्रांति। वो न केवल उस साल की लेकिन आज तक की भारतीय सिनेमा की टॉप 10 हिट फिल्मों में अपना पक्का स्थान बनाए हुए है। इस फिल्म के मेकिंग के पहले जब इसकी कहानी तय हुई तो इतना पता चला कि ये फिल्म इतने बड़े बजट की बनेगी जिसका हिसाब लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। इतने सारे पैसे कहां से लाए? तो मनोज कुमार ने इस फिल्म के लिए अपने दिल्ली का घर और मुंबई में उनके पास कुछ जमीन थी, उन दोनों को बेचकर प्रोडक्शन के लिए पैसे खड़े किए। ये उनका भरोसा था फिल्म की कहानी को लेकर। दूसरी बात कि इससे पहले मनोज कुमार ने अपनी फिल्में खुद लिखी थी, लेकिन यहां पर कथा पटकथा की जिम्मेदारी उन्होंने सलीम जावेद को दे दी, जिन्होंने उस समय तक क्रांति के पहले तक एक से एक बड़ी हिट फिल्में दी थी, जिनकी कलम से निकली हुई फिल्मों ने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन के रूप में प्रस्थापित कर दिया था। और क्रांति के पहले उनकी त्रिशूल, डॉन, काला पत्थर, दोस्ताना, शान जैसी बड़ी बड़ी फिल्में भी आई थी। अब जब क्रांति बनाने का समय आया तो पहले तो अपने घर बेचकर मनोज कुमार ने पैसे खड़े किए, फिर एक से एक बड़े सितारे को साइन करना शुरू किया। मजेदार बात यह थी कि उन्होंने दिलीप कुमार जी को, यूसुफ साहब को इस फिल्म के लिए 1977 में ही साइन कर लिया था। उन्होंने जब सायरा बानू को पूरब और पश्चिम के लिए साइन किया था, तब दिलीप कुमार जी को भरोसा दिलाया था कि एक दिन मैं आपको भी साइन करने आऊंगा। और उन्होंने क्रांति के लिए, जिसमें वो सांगा का किरदार निभाते हैं यूसुफ साहब, उसके लिए बहुत पहले ही साइन कर लिया था। अब बात दिलीप कुमार पर या मनोज कुमार पर नहीं रुकती। अगर आप क्रांति की क्रेडिट देखेंगे तो इस फिल्म में करीब 2 दर्जन बड़े छोटे सितारे हैं। उनमें से कुछ उस समय भले ही कम जाने माने थे, लेकिन वो बॉलीवुड में अपना श्रीधर स्थान बनाए हुए थे और आगे चलकर वो जितने थे उससे भी बड़े सितारे बने थे। बहुत लंबी लिस्ट है। दिलीप कुमार, मनोज कुमार, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, परवीन बाबी, निरूपा रॉय, प्रदीप कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदन कपूर, शशि कला, सुलोचना, प्रीति गांगुली, सारिका, सुधीर दलवी, कुणाल गोस्वामी, आगा, टॉम ऑल्टर, धीरज कुमार, पेंटल, मनमोहन, भगवान और पी जयराज। इतने सारे कलाकार एक फिल्म में लेकर फिल्म बनाने की उस समय सोचना या आज भी सोचना आसान काम नहीं है। ऊपर से ये फिल्म का स्केल इतना बड़ा था, इतना गंजावर था कि इसकी शूटिंग कैसे होगी, इसे न्याय कैसे दिया जाएगा, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसकी कहानी का जो ख्याल है उसके ऊपर पहली बार चर्चा हुई थी मनोज कुमार की ही फिल्म रोटी कपड़ा और मकान के सेट पर। अब जाकर जब ये फिल्म बननी शुरू हुई तो इतना बड़ा बजट और इतना बड़ा कास्टिंग में इस फिल्म में कुछ ऐसी बात हुई थी जो जानने के लिए बहुत मजेदार है। जैसे कि शत्रुघ्न सिन्हा का जो किरदार है करीम खान का, चना जोर गरम, उसके लिए सबसे पहले मनोज कुमार ने सोचा था कि अमिताभ बच्चन को साइन किया जाए। हालांकि वो नहीं हो पाया और आखिर में किरदार मिला शत्रुघ्न सिन्हा को। इसी तरह शशि कपूर का जो किरदार है शक्ति का, उसके लिए सबसे पहले सोचा गया था विनोद खन्ना को, जिन्होंने
पूरब और पश्चिम में श्यामू का छोटा सा किरदार निभाया था और क्रांति के आते आते वो कंपैरेटिवली बड़े सितारे बन गए थे। लेकिन विनोद खन्ना भी ये फिल्म नहीं कर पाए और उनका किरदार, वो जो शक्ति का किरदार है, वो आखिर में शशि कपूर के हिस्से में गया। उसी तरह फिल्म में निरूपा रॉय राधा का किरदार निभाती है। इसके लिए मनोज कुमार ने सबसे पहले सोचा था कि वैजयंती माला को लिया जाए, फिर वो भी नहीं हुआ। आखिर में किरदार गया निरूपा रॉय को, जिन्होंने पूरब और पश्चिम में उनकी माता गंगा का किरदार निभाया था। तो इस तरह कास्टिंग की बहुत सारी इधर उधर होते 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 आखिर में करीब 2 दर्जन सितारों के साथ इस फिल्म का शूटिंग का काम शुरू होता है। बहुत 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 बड़े पैमाने पर शुरू होता है और इस फिल्म की कहानी उस जमाने की है, 19वीं सदी की। उस समय की बात है जब अंग्रेजों का भारत पर दबदबा बढ़ रहा था। सन 1825 से सन 1875 के बीच में इस फिल्म की कहानी आकार लेती है रामगढ़ नाम के एक नगर में। उस नगर पर राजा लक्ष्मण सिंह का राज है। उन्होंने भरोसा करके अंग्रेजों को अपने नगर का बंदरगाह यूज करने के लिए परमिशन दी हुई है, लेकिन अंग्रेज वहां पर नीति वाले काम करने के बदले हमारे देश से सोना चांदी उठाकर लेके जा रहे हैं और बदले में वहां से शस्त्र वगैरह भारत में ला रहे हैं। इस बात का पता राजा के भरोसेमंद साथी सांगा यानी दिलीप कुमार को होता है और वो किसी तरह अंग्रेजों की इस नासाज प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। लेकिन जब ये बताने को वो राजा के पास जाते हैं तो राजा की हत्या हो चुकी होती है और उसका आरोप लग जाता है सांगा पर। देशद्रोह के लिए उन्हें अब सजा सहनी है और सांगा वहां से निकलकर क्रांतिकारियों की टोली बनाते हैं, जो एक में से दो में से अनगिनत टोलियां बनती है और उन सब का एक ही मकसद है, अंग्रेजों को हमारी धरती से, भारत से खदेड़ना। ये है इस फिल्म की कहानी का छोटा सा सार। इस फिल्म में 7 गाने थे और उसका जो टाइटल सॉन्ग है उसकी 2 वर्जन अगर हम गिने तो फिल्म में करीब 8 गाने हैं और फिल्म का संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म के गाने संतोष आनंद, जिन्हें मनोज कुमार ने पूरब और पश्चिम में ब्रेक दिया था, उन्होंने और खुद मनोज कुमार ने लिखे थे। मनोज कुमार ने इस फिल्म में न केवल एक अभिनेता या निर्देशक जिम्मेदारी निभाई, उन्होंने इस फिल्म के संवाद भी लिखे थे, उन्होंने इसका निर्माण भी किया था, उन्होंने ही इसी फिल्म का एडिटिंग भी किया था। बहुत सारी जिम्मेदारियां मनोज कुमार ने निभाई थी। ये हमारे देश की पहली ऐसी फिल्म थी जिसकी शुरुआत होने के बाद टाइटल्स 1, 2, 4, 5 मिनट नहीं 21 मिनट तक नहीं आते। ऐसा भारत में पहली बार हुआ था और वो भी भारत कुमार की फिल्म में। दूसरी बात, इस फिल्म का जब शूटिंग किया गया, खत्म हो गया, तो जो फुटेज जमा हुआ वो कितना था आप जानते हैं? 10 घंटे का। अब 10 घंटे की फिल्म भला कौन देखने जाएगा थिएटर में? ना वो फिजिबल था, ना वो प्रैक्टिकल था, ना वो पॉसिबल था। फिर बतौर एडिटर मनोज कुमार ने काम कर 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 के इस फिल्म को कटाई छटाई करते करते किसी तरह मुश्किल से 3 घंटा 7 मिनट तक, यानी लगभग 3.25 घंटे तक पहुंचाया। दूसरा, उनकी एक तमन्ना थी, इस फिल्म का जो साउंड का काम है, प्रिंट पर जो साउंड का काम करना है, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होना चाहिए, क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए, तो इसके लिए इसे भेजना पड़ेगा जापान।
जब ये बात इंडस्ट्री में फैली तो लोग सोचने लगे कि ये फिल्म का काम जापान में कैसे हो सकता है, क्योंकि मनोज कुमार तो फ्लाइट में उड़ने से कतराते हैं, तो क्या करें। खैर आखिर में वो काम उन्होंने करवाया मंगेश देसाई के पास, और उस तरह एकदम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से टेक्निकल काम करने वाली हमारी कुछ शुरुआती फिल्मों में भी क्रांति को स्थान मिला था। फिल्म से जुड़ी शूटिंग की उसके कलाकारों की कुछ बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे फिल्म में भारत यानी मनोज कुमार का जो बचपन का किरदार है वो उन्हीं के बेटे कुणाल गोस्वामी ने निभाया है। वहां से आप कह सकते हैं कि कुणाल की फिल्मी करियर शुरू हुई, आगे चलकर वो हीरो भी बने। उनकी एक जो बहुत ही जानी मानी या जिसके गानों के लिए हम जिसे बार बार याद करते हैं ऐसी फिल्म है कलाकार, और जिसमें उनके साथ श्रीदेवी भी थी। इसी तरह इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही हेमा मालिनी की शादी तय होती है धर्म जी के साथ में, धर्मपा जी के साथ में। और दूसरा 2 मई 1980 यानी क्रांति के रिलीज के पहले वाले साल उन दोनों की शादी होती है। और होता यूं है कि जिस दिन शादी है उस दिन क्रांति की शूटिंग भी है। तो हेमा मालिनी मनोज कुमार को संदेशा पहुंचाती है कि मैं अपनी शादी के दिन शूटिंग नहीं करना चाहती हूं। खैर फिर मनोज कुमार को पता चलता है कि भैया मुझे तो उन्होंने ना कहा, लेकिन उसी दिन 2 मई को उन्होंने सवेरे अपनी दूसरी फिल्म रजिया सुल्तान का शूटिंग किया। तो जब शादी के बाद हेमा मालिनी फिर सेट पर आती है तो मनोज कुमार उनसे पूछते हैं, आपने कहा था शादी के दिन शूटिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने रजिया सुल्तान का शूटिंग तो किया। तो हेमा मालिनी ने उन्हें कहा कि मनोज जी बात कुछ ऐसी थी कि उस दिन मेरा जो सीन आपने तय किया था उसमें मुझे सफेद साड़ी पहनकर एक विधवा के रूप में राजकुमारी मीनाक्षी का मेरा किरदार निभाना था, और मैं अपनी शादी के दिन विधवा वाला दृश्य शूट नहीं करना चाहती थी। इसके लिए मैंने आपको इस तरह का संदेशा भिजवाया। ये सुनकर मनोज कुमार हंस पड़ते हैं, कहते हैं चलो कोई नहीं, आपको शादी की ढेरों बधाइयां। इस फिल्म को बनाते बनाते करीब 3 करोड़ रुपए का खर्च हो गया, और जब फिल्म फाइनली रिलीज होती है तो अकेले भारत में वो 10 करोड़ रुपया कमाती है। अगर हम पूरे दुनिया का कलेक्शन सोचे, बॉक्स ऑफिस पर जो उसने परफॉर्म किया वो देखे, तो उसकी कमाई पहुंच गई थी 30 करोड़ रुपयों तक, यानी जितनी लागत उससे 10 गुनी इनकम। इससे पहले पूरब और पश्चिम ने अपनी लागत से 5 गुना पैसा कमाया था, क्रांति ने 10 गुना कमाया। और तो और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट थी जिसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल मुंबई और साउथ की सर्किट्स को छोड़ दे, यानी भारत में बॉलीवुड का, फिल्मों का जो भी व्यापार है उसे हम सर्किट में बांट कर बात करते हैं। करीब 8, 10, 11 सर्किट्स हुआ करती है, और उसमें से मुंबई सर्किट को और साउथ की सर्किट को अगर हम बात कर दें तो पूरे देश की तमाम सर्किट में क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर जो डंका बजाया वो सबके लिए आश्चर्यजनक था। आप सोचिए कि यह फिल्म 67 हफ्तों तक सिनेमा घरों से उतरी नहीं। किसी थिएटर में वो 96 दिन तक तमाम शो में हाउसफुल रही थी। उसका एक भी शो ऐसा नहीं था जिसमें एक भी टिकट बाकी रही हो। 26 सिनेमा घरों में इस फिल्म ने सिल्वर जुबली का रिकॉर्ड किया था। अगर हम आज के हिसाब से देखें तो कोई फिल्म ये कर नहीं सकती, वो तो एक बात हो गई। लेकिन इन्फ्लेटेड वैल्यू के हिसाब से सोचे तो आज भी क्रांति देश की टॉप 10 फिल्मों में से एक है। उसी साल में अमिताभ बच्चन की नसीब, लावारिस, ऐसी कई फिल्में रिलीज हुई थी।
उन सब फिल्मों को, धर्मेंद्र की कातिलों के कातिल भी उसी साल में आई थी, उन सब फिल्मों को क्रांति ने अपने से बहुत 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 पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि पूरा देश इस फिल्म के पीछे पागल हो गया था। और तो और आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, ये सब सेंटर्स में इस फिल्म के लिए इतना ज्यादा पागलपन था, इतना ज्यादा क्रेज था कि ऐसा उसके बाद में शायद ही कभी देखने को मिला है। मनोज कुमार की एक खासियत उन्हें कुछ हद तक या बड़े हद तक राज कपूर जैसा भी बनाती है। हमारे शोमैन राज साहब मनोज कुमार अब जाकर अगर हम सांप्रत समय की बात करें तो कुछ अपवादों को छोड़कर सूरज बड़जात्या, उनके पहले यश चोपड़ा, ऐसे हमारे कुछ मेकर्स हैं जिन्हें कथा, पटकथा, संवाद, फिल्म मेकिंग, प्रोडक्शन, कास्टिंग से लेकर म्यूजिक का जबरदस्त नॉलेज है। इनफैक्ट म्यूजिक के कारण हमारे कई मेकर्स, जिनके मैंने कुछ नाम लिए, कुछ और भी ऐसे नाम हैं, केवल और केवल म्यूजिक के कारण इन लोगों की फिल्मों ने जब जब बॉक्स ऑफिस पर पदार्पण किया है तो आने से पहले ही ऐसी हवा बना दी कि लोग फिल्म देखने को आतुर हो ही जाए। तो मनोज कुमार में संगीत की इतनी ज्यादा समझ थी कि अगर आप उनकी कोई भी फिल्म उठा लो, यहां तक कि उनकी जो आखिर की फ्लॉप फिल्में हैं, कलयुग और रामायण, क्लर्क, देशवासी, ये सब भी अगर आप उठा लो तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे गाने अवश्य मिलेंगे जो अगर आप पहली बार भी सुन रहे हो तो आप उसे स्किप नहीं कर सकते। आपको वो गाना पसंद भी आएगा, आप उसके दीवाने भी हो जाएंगे, आप उसको बार बार सुनते रहेंगे। उसके अलावा मनोज कुमार की छवि इतने सटीक और अच्छे और विचारशील कलाकार मेकर में रही कि पर्दे पर उन्हें देखकर लोगों को बहुत प्यार उमड़ता था। उनका चेहरा मासूम भी था, मीठा भी था और उसमें एक गहराई भी थी। तो क्रांति फिल्म ने मनोज कुमार की तेजी से आगे बढ़ती हुई करियर को एक इतना बड़ा पुश दिया, इतना बड़ा पुश दिया कि उसके बाद में किसी को कोई संदेह ही नहीं रहा कि हमारे देश के सर्वोत्तम फिल्म मेकर्स में से एक मनोज कुमार है। उन्होंने इतनी इतनी जबरदस्त इंपैक्ट क्रिएट की कि अगर आज भी कोई क्रांति देखेगा तो वो एक बार तो मन में सोचेगा कि भाई क्या फिल्म बनाई है।